हेलो एवरीवन। तो देखिए अभी हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 12th का हिंदी सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं और हिंदी सब्जेक्ट को दो हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें एक पार्ट उसका प्रोज और एक पोइट्री वाला सेक्शन है। यानी एक जो है वो गद्य खंड है और दूसरा पद्य खंड है। तो पोइट्री वाले सेक्शन से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो पोइट्री सेक्शन का जो पहला चैप्टर है, जो पहला कविता है, उसका नाम है कड़बक और वो मलिक मोहम्मद जायसी के दो कड़बक है जिसे इसमें हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले इस कविता के दोनों कड़बक को हम आपको कविता के लय में पढ़ के सुनाते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि कितना आनंद से भरा हुआ यह कविता है। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग इसके सारे पंक्तियों के अर्थ को समझेंगे। तो आइए देखते हैं। तो देखिए मलिक मोहम्मद जायसी का जो पहला कड़बक है हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं, और आप भी कोशिश कीजिएगा कि इसको गाना के लय में पढ़े ताकि कविता का वास्तविक आनंद मिल सके। तो ध्यान से सुनिएगा। एक नयन कवि मुहम्मद गुनी, सोई बिमुहा जई कवि सुनी, चांद जैस जग विधि अवतारा, दीन कलंक कीन्ह उजियारा, जग सुझाए कई नैना, उआ सुख असनख तन माहा, जो लही अम्बहि डाभ न होई, तौ लही सुगंध बसाई न सोई, किन्ह समुद्र पानी जो खारा, तौ अति भयउ सूझ पारा, जो सुमेरु तिरुसूल विनाशा, भा कंचन गिरि लाग आकाशा, जो घरी कलंक न पारा, कांच होई नहीं कंचन कारा, एक नयन जस दर्पण, औते हुई निर्मल भाऊ, सब रूपवंत गही, मुख जो वही कई चाऊ। अब दूसरा जो कड़बक है मलिक मोहम्मद जायसी का, उसको भी ध्यान से सुनिएगा आप लोग। मुहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा, जोरी लाई रकत के लेई, गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई, औ मन जानी कवित अस किन्हा, मकू यह रहे जगत मह चिन्हा, कहाँ सो रतन से नियस राजा, कहाँ सुवासी बुद्धि उपराजा, कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी, सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पे मरे न बासु, केई न जगत जस बेचा, केई न लिही जस मोल, जो यह पढ़े कहानी, हम संवरई दुई बोल, हम संवरई दुई बोल। तो ये आपका मलिक मोहम्मद जायसी का दोनों कड़बक था। तो आइए सबसे पहले हम इस कड़बक के जो कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, उनके बारे में आपको कुछ बातें हम बताते हैं। जायसी साहब थे, इनका जन्म की अगर हम बात करें कि भाई इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो देखिए हम आपको बता दें कि इनका जन्म जो है ये हुआ था 1492 ईस्वी में। लेकिन ये जो 1492 ईस्वी का समय है ये अनुमानित समय है, यानी अनुमानतः इस समय इनका जन्म हुआ था 1492 में, ठीक है। और आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। अब इसका मतलब जरा समझिएगा कि उत्तरार्ध का मतलब क्या होता है, तो आपको समझ में आएगा कि भाई 15वीं शताब्दी का मतलब होगा 1400 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक का जो समय है। यानी 1500 ईस्वी जब आ जाएगा, उस 1500 ईस्वी जब क्रॉस कर जाएगा तब हम कहेंगे कि 15वीं शताब्दी खत्म हो गया। तो लगभग 1500 ईस्वी तक पहुंचने ही वाले हैं, यानी 15वीं शताब्दी के लगभग अंत में इनका जन्म हुआ था, इसीलिए कहा जा रहा है 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, ठीक है। अब इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म स्थल क्या है, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा बात कर ले। तो इनका जन्म जायस नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। और अगर बात करें कि किस जगह पर पड़ता है, तो कब्र अमेठी नामक एक जगह है, यहाँ पे ये पड़ता है। और ये कब्र अमेठी जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है।
तो आपको बता दें कि 12th क्लास में जितनी सारी कविताएं और कहानी, नाटक, जो भी चीज़ें पढ़ना है उसमें मैक्सिमम जो लेखक है वो उत्तर प्रदेश से ही निकले हुए हैं। तो देखिए आगे चले तो अब इनके बारे में कुछ और बातें हम आपको बता रहे हैं। इनकी मृत्यु की अगर बात करें तो इनका मृत्यु हुआ था 1548 ईस्वी में। अब देखिए इधर का 8 वर्ष और इधर का 48 वर्ष, हो गया टोटल 56 वर्ष। लेकिन 56 वर्ष उस समय के हिसाब से जीवन अवधि थोड़ा सा ये कम ही हुआ, ठीक है, लेकिन फिर भी 56 वर्ष में ही ये क्या गर्दा उड़ा के चले गए। बहुत सारी कविताएं लिखें जिसके कारण इनका पूरी दुनिया में नाम हुआ। आपको बता दें कि इनके पिताजी जो थे, इनके पिताजी का नाम था मलिक शेख ममरेज। इनके पिताजी थे मलिक शेख ममरेज, ठीक है। आगे चले तो हम थोड़ा सा इनके गुरु के बारे में देखेंगे कि इनके गुरु कौन थे जो इन्हें शिक्षा दीक्षा दिए। तो इनके गुरु का नाम था, इनके 2 गुरु थे जिनका नाम होगा, एक का नाम है सूफी संत, एक का नाम था सूफी संत शेख मोहिदी, और इनके एक जो गुरु थे उनका नाम था सैयद अशरफ जहांगीर, ठीक है, सैयद अशरफ जहांगीर, ये इनके गुरु जी लोग का नाम है। अब आगे बढ़े, कुछ और बातें हम इनके बारे में समझते हैं। जैसे देखा जाए तो ये बचपन से ही ये अनाथ थे, यानी इनका जन्म हुआ और जन्म के कुछ समय बाद ही ये अपने माता पिता को खो दिए थे, यानी ये बचपन से ही अनाथ थे, इनके माता पिता नहीं थे, ठीक है। देखा जाए तो साधु और फकीरों के साथ जो है इनका बचपन बीता था, साधु के साथ, फकीर के साथ ये घुमा करते थे और उसी में इनका बचपन बीता। आपको बता दें कि शुरू के समय में, यानी आरंभ में देखा जाए तो शुरू के समय में ये जायस में ही रहकर, यानी अपने गांव जायस में ही रहकर ये शुरू के समय में क्या किए थे, किसानी का काम किए थे, खेती बाड़ी का काम किए थे। लेकिन इनका जो शेष जीवन था, इनका जो बाकी जीवन था वो फकीरी में बीता, यानी फकीर बन के अपना जीवन बिताए। हम तो ठहरे फकीर आदमी, झोला उठाएंगे और चल पड़ेंगे। तो फकीरी में इनका जो है शेष जीवन बीता था। कि इनको चेचक की बीमारी थी, और चेचक की बीमारी के कारण आपको पता ही है कि चेचक की बीमारी जब होती है तो फेस पे कुछ दाने दाने जैसे हो जाते हैं। तो ये चेचक की बीमारी थी जिसके कारण ये रूपहीन थे, यानी ये देखने में ज़्यादा सुंदर नहीं दिखते थे, लेकिन इनका कर्म सुंदर था। लेकिन इनका चेहरा जो था चेचक के कारण थोड़ा अच्छा नहीं लगता था, आकर्षक नहीं लगता था, तो ये रूपहीन थे। आपको बता दें हम कि ये बाईं आंख और कान से भी वंचित थे, यानी इनका जो बायां साइड वाला आंख और कान था उससे भी ये वंचित थे, यानी एक आंख से वो देख नहीं पाते थे और एक कान से वो सुन नहीं पाते थे, यानी बाईं आंख और कान से भी ये वंचित थे। तो इस प्रकार के कवि हैं जो रूपहीन है, बाईं आंख और कान में नहीं, यानी इनके पास पूरा परफेक्शन नहीं है, पूरी तरीके से, वैसे पूरी तरीके से परफेक्ट तो दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन इनके पास कुछ ज़्यादा कमियां थी। बट इन सारे कमियों के बावजूद भी जो दुनिया में प्रसिद्धि कमाएं वो तारीफ करने योग्य है। आपको बता दें कि इनके द्वारा बहुत सारी रचनाओं का निर्माण किया गया, बहुत सारी कृतियां जो है इनके द्वारा जो है कमाई गई, लिखी गई। तो उसी के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे, इनके द्वारा लिखी गई कुछ काव्य वगैरह के बारे में। जैसे इनके द्वारा लिखा गया है पद्मावत, इनके द्वारा लिखा गया है अखरावट, ठीक है। तो ये जो है इनके द्वारा लिखा गया इतरावत। तो ये देखिए, ये जो 3 गो हम रचना का नाम बताए, आपको दिख रहा है कि इस तीनों में जो है आवत लास्ट में जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसको हम एक पास कर दें कि आपको याद रखने में आसानी होगा। इनकी 2 रचनाएं और जानिए, जिसमें एक है आखिरी कलाम। आखिरी कलाम भी इनके द्वारा लिखा गया, इनके द्वारा चित्रलेखा भी लिखा गया है, ठीक है। और इनके द्वारा जो भी रचना लिखा गया उसमें भी जो है देखिए पद्मावत, अखरावट और इतरावत में एक और हम जोड़ते हैं चंपावत, ठीक है। इनके द्वारा कुछ और भी रचनाएं हैं जिसमें नामा करके उनका नाम जो है रखा गया है। तो इस तरह से आप अलग अलग करके याद रखेंगे तो याद रखने में आसानी होगा। जैसे कहरा नामा, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मसला नामा। अब जैसे
मान लीजिए होली नामा, तो ये सारी जो रचनाएं हैं ये मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित किया गया है। तो इसके नाम को भी आप ध्यान में रखेंगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम आपको बता दें कि ये प्रेम के संदर्भ में सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़ी से बड़ी बातों को बड़े अच्छे ढंग से उल्लेख कर देते थे अपने काव्य के माध्यम से। अतः इन्हें देखा जाए तो अब प्रेम की पीर के कवि के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। यानी मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम की पीर के कवि के नाम से भी जाना जाता था। तो ये हम बताएं मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में कुछ बातें, और आपको बता दें कि ये सारी चीज़ें अगर आप समझ रहे हैं और आप अपने ध्यान में इसको बनाए रख रहे हैं तो इस चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में उसको बनाने में आपको काफ़ी आसानी मिलेगी। तो आइए अब इनकी जो कविता में 2 कड़बक है उस दोनों कड़बक का मतलब लाइन बाय लाइन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो आपके सामने ये पहला कड़बक लिखा हुआ है। अब लाइन बाय लाइन इसका मतलब आप समझेंगे। एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, यानी कवि मलिक मोहम्मद जायसी जो थे उनका एक ही नयन था, एक ही आंख था, लेकिन फिर भी बहुत गुणी थे, यानी बहुत गुणवान थे। सोई बिमुहा जय कवि सुनी, यानी इस कवि को मलिक मोहम्मद जायसी को जो कोई भी सुना, जो कोई भी उनकी कविताओं को पढ़ा, सारे लोग विमोहित हो गए, यानी सारे लोगों के मन को उनकी कविताओं ने मोह लिया। इनकी कविताओं में, इनकी काव्य में इतनी ताकत थी। आगे कहा जा रहा, चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन कलंक किन उजियारा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई दाग तो चांद में भी है लेकिन फिर भी पूरे संसार में उजियारा किए हुए है। पूरे संसार में उसका रात के समय में जो उसका उजाला मिलता है उसकी शीतलता से लोग प्रभावित होते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि भाई जब मलिक मोहम्मद जायसी के एक ही आंख था फिर भी वो बहुत गुणवान थे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दाग तो चांद में भी है फिर भी वो पूरे दुनिया का उजियारा कर रहा है। तो इसलिए अगर हमारे अंदर कोई भी कमी है तो उस कमी के कारण ऐसा नहीं है कि हमें प्रसिद्धि नहीं मिल सकता। अगर हम अपने कर्म को अच्छे ढंग से करें तो उस कमी के बावजूद भी हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे कहा जा रहा है, जग सुझाए कई नयनाहा, यहाँ सुझा का अर्थ है देखा, यानी कवि जो मलिक मोहम्मद जायसी है अपने एक ही आंख से, एक ही नयन से पूरे दुनिया को देखा है। उवासुक असनख तन माहा, यानी कि जिस प्रकार सारे नक्षत्रों के बीच में, जिस प्रकार सारे नक्षत्रों के बीच में जो शुक्र तारा होता है पूरे संसार को देख लेता है, उसी तरह कवि मलिक मोहम्मद जायसी भी मात्र एक आंख से पूरे दुनिया को देख लिया। जो लही अम्ब ही डाभ न होई, तव लही सुगंध बसाई न सोई, यानी जिस आम में, यहाँ अम्बही का मतलब आम है और यहाँ डाभ का मतलब डाभ लगना। जैसे आप देखते हैं कि आम में चोंप लग जाता है, तो जब आम में चोंप लगता है तो उस चोंप का दाग जो है, आम का जो फल होता है ना उसमें चोंप का दाग लग जाता है, लेकिन जब तक वो दाग नहीं लगेगा तब तक उस आम में सुगंध नहीं आएगा, तब तक उस आम में मिठास नहीं आएगा। यानी दाग होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि देखिए जब आम में डाभ होता है, जब डाभ लगता है तभी उसमें सुगंध आता है। इसीलिए कवि बोले हैं, जो लही अम्बही डाभ न होई, तौ लही सुगंध बसाई न सोई। चलिए देखिए आगे कहा जा रहा है, किन समुद्र पानी जो खारा, तो अति भयउ असूझ अपारा। भले ही समुद्र का पानी खारा है, भले ही समुद्र के पानी में नमक की मात्रा है, यानी समुद्र का पानी भले ही मीठा जल वाला नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अति भयउ असूझ अपारा, इसके बावजूद भी, समुद्र का पानी खारा होने के बावजूद भी वो अपार है, असूझ है, यानी उसका हम अनुमान नहीं लगा सकते, वो बहुत अपार है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है, जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरिलाग आकाशा। तो आप सुमेरु पर्वत का जब वैदिक इतिहास पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि एक बार भगवान शिव जो हैं क्रोधित होकर सुमेरु पर्वत पर त्रिशूल से वार किए थे, जिसके कारण सुमेरु पर्वत जो है
मतलब उनके त्रिशूल से वार करने के कारण सुमेरु पर्वत जग गया, आकाश में लड़ा और आकाश में लगकर सोना हो गया। तो सुमेरु पर्वत पर त्रिशूल से वार करने के बाद ही तो आकाश में लगकर सोना बना। यानी जब तक उस पे वार नहीं हुआ था तब तक वो एकमात्र पर्वत था जिस पे चट्टानें थी, पत्थर था, लेकिन वो आकाश में लगकर वो भी सोना हो गया। तो इसीलिए कवि बोले हैं, जो सुमेरु त्रिशूल बिनासा, भा कंचन गिरी लाग आकाशा, जौलई घरी कलंक न पारा, कांच होई नहीं कंचन कारा। मतलब जिस सोना को कोयला से कलंक न पारा, यानी जिस सोना को कोयला से तपाया नहीं जाता। अब सोना का भी जब आभूषण बनाना होता है, जब गहना बनाना होता है, तो पहले उसको कोयला से गर्म किया जाता है, उसको तपाया जाता है। और जिस सोना को कोयला से पहले तपाया नहीं जाएगा वो कांच ही रह जाएगा, मतलब वो कांच के समान ही रह जाएगा, वो कभी कारा नहीं होगा, यानी उसका कभी आभूषण नहीं बन सकता। आगे कहा जा रहा है, एक नयन जस दर्पण, आवते ही निर्मल भाऊ। यानी एक नयन जो है, कवि का जो एक आंख है वो दर्पण के समान है। यानी कवि अपने आंख का तुलना दर्पण से किए हैं। यानी हमारा एक आंख जो है ठीक दर्पण के समान है। दर्पण कितना निर्मल होता है, कितना स्वच्छ होता है कि जैसा व्यक्ति होता है वैसा उसका प्रतिबिंब उसमें दिखता है। तो यही कह रहे हैं कि हमारा एक आंख है वो भी दर्पण के समान है, और वो भी दर्पण काफ़ी निर्मल है। सब रूपवंत गही मुख जे वही कई चाऊ। यानी जितने सारे रूपवंत लोग हैं वो रूपवंत लोग भी ऐसे दर्पण में अपना मुख जाकर देखते हैं, और वो भी बड़े चाव से देखते हैं। तो मेरा ये जो एक आंख है वो उसी निर्मल दर्पण के समान है। तो इस पहले कड़बक में कवि मलिक मोहम्मद जायसी जो है इस प्रकार से ये समझाने का प्रयास किए हैं कि भले ही अगर हमारे अंदर कुछ कमी है, कुछ दोष है, तो उस दोष के बावजूद भी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कुछ छोटे बड़े दोष जो हैं हमारी सफलता को रोक नहीं सकते, और उसके कुछ उदाहरण भी दिए हैं। अब आइए हम आपको मलिक मोहम्मद जायसी के दूसरे कड़बक को समझाते हैं। तो देखिए आपके सामने ये मलिक मोहम्मद जायसी का दूसरा कड़बक है। अब इसके मतलब को समझिएगा। कहा जा रहा है, मुहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। यानी मलिक मोहम्मद जायसी साहब जो है इसी बात को जोर से सुना रहे हैं, यानी बलपूर्वक बता रहे हैं, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। यानी जो प्रेम की बातें, जो पीड़ा यानी दर्द की बातें जो सुने हैं उसी को ये गा पा रहे हैं, उसी को ये बता पा रहे हैं। जोरी लाई रकत के लेई, यानी ये अपने कविताओं में जिन शब्दों को जोड़े हैं उस शब्दों को जोड़ने के लिए रकत के यानी खून के लेई का इन्होंने प्रयोग किया है। गाढ़ी प्रीति नयन जल भेई, यानी कि ये अपने कविताओं को गढ़े हैं। कैसे गढ़े हैं? तो अपने नयन से, अपने नयन के जल से भेकर गढ़े हैं, यानी कि अपने नयन से आंसू बहा बहा कर, और तब इन्होंने कविताएं लिखी है। ऐसे ही एक बहुत बड़े कवि नहीं बन गए। अब सुनिएगा आगे कहा जा रहा है कि और मन जानी कविता अस किन्हा, मकू यह रहे जगत मह चिन्हा। यानी अब ये कवि साहब क्या कह रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी कि मेरे कविताओं माने हम क्यों इस प्रकार की कविताएं लिखते हैं कि हमारा कविता जो है इस जगत में रहे, हमारा कविता जो है अमर रहे। मकू यह रहे जगत मह चिन्हा, भले ही मैं यहाँ रहूँ या ना रहूँ, लेकिन मेरी जगत में, दुनिया में मेरी पहचान रह जाए। जगत में मुझे लोग पहचाने, मेरी कविताओं से पहचाने, मेरे कृतियों से, मेरे कर्मों से दुनिया के लोग मुझे याद रखें, इसलिए मैं कविताएं लिखता हूं। कहाँ सो रतन सेनी यस राजा, कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा। अब इसका मतलब समझिए, कहाँ सो रतन सेनी यस राजा। बताइए कौन बचा है इस पृथ्वी पर, कौन रहा है इस धरती पर? बहुत महान महान राजा रानी सब समाप्त हो गए। वहीं कह रहे कहाँ सो रतन सेनी यस राजा, यानी रतन सेन जैसे राजा वो भी नहीं रहे। कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा, वो जो सुगा, वो जो तोता जो काफ़ी बुद्धिमान था वह तोता भी नहीं रहा, वह सुगा भी नहीं रहा। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु, वो अलाउद्दीन सुल्तान वो भी नहीं रहे। कहाँ राघव जय कीन्ह बखानू, बहुत सारे राजाओं का, बहुत सारे राघव का जो बखान किया जाता है, जो वर्णन किया जाता है, वो सब कहाँ रहे? कोई नहीं रहा।
कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। यानी जो सुंदरी, जो रूपवती पद्मावती रानी थी वो भी नहीं रही, बस कोई ना रहा, कोई बचा नहीं इस धरती पर, जग रही कहानी। यानी यह दुनिया जो है बस एक कहानी के रूप में रह गई। दुनिया में ये सारे लोग मर गए, बस उनके द्वारा किए गए कर्म जो है वही कहानी के रूप में लोगों को याद रह गया। धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पे मरे न बासु। यानी कि जो पुरुष, जो लोग जस कीर्ति, यानी जो लोग अपने जीवन में यश और कीर्ति कमाते हैं कोई अच्छा कर्म करके, तो उनका जस और कीर्ति ही याद रखा जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे फूल मरे पे मरे न बासु, ठीक उसी प्रकार जैसे फूल तो मर जाता है, जैसे मान लीजिए कि फूल के पौधा से, फूल के टहनी से फूल टूट के गिर जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उस फूल का जो बास है, उस फूल का जो सुगंध है वो नहीं मरता। फूल मरे पे मरे न बासु। उसी प्रकार मनुष्य तो मर जाएंगे, लेकिन मनुष्य के द्वारा जो किया गया कर्म है, जो यश और कीर्ति कमाया गया है, वो नहीं मरेगा, वो अमर हो जाएगा। केई न जगत जस बेचा, केई न लिन्ह जस मोल। यानी कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यश को बेचा हो, यानी अपने कीर्ति को, अपने प्रसिद्धि को बेचा हो। केई न लिन्ह जस मोल, और इसका मोल, इसका मूल्य भी किसी ने नहीं लगा पाया, इसका मूल्य भी किसी से नहीं चुक सकता। जो यह पढ़े कहानी, यानी मेरे द्वारा लिखा गया है जो कहानी, जो कविता है, जो भी व्यक्ति इसको पढ़ेगा, हम संवरई दुई बोल, हम उसको यही दो बातें बताना चाहेंगे। और इन्होंने अपनी पहली और दूसरी कड़बक में जो बातें बताई है उसी को ये लास्ट में कह रहे हैं, जो यह पढ़े कहानी हम संवरई दुई बोल। तो इस प्रकार इनके दोनों कड़बक का हम लोग मीनिंग समझे अच्छे तरीके से, और उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी आनंद मिला होगा इस कविता को पढ़कर और पूरी बातें समझ में आ गई होगी। तो आप हमारे रेगुलर अपडेट से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी के काव्य खंड में जितनी सारी कविताएं हैं सबको सिस्टमैटिक पढ़िए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ।